हम डेंसिटी ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन स्टेट्स यानी DE जो है उसको देखेंगे कि एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। और ये निकालने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, जैसे हमने पहले आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो हैं उनकी फिल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी आया वो फिल्ड हैं या फिर एम्प्टी हैं। सो तो ये जो आपका फर्मी फंक्शन है ये आपको इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि फॉर गिवन एनर्जी रेंज फॉर एग्जांपल ई से लेके DE तक यहाँ तक कितने डिस्टेंस तक कितनी एनर्जी स्टेट्स जो हैं पाई जा रही हैं। सो बेसिकली हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो ये बताएगी कि पर यूनिट वॉल्यूम या सॉरी पर यूनिट एनर्जी रेंज आप यहाँ पे कह लें कि पर यूनिट एनर्जी रेंज जो है वो कितनी एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, because there could be 2 states over here and maybe 20 states over here. So number of states जो है per unit energy range को हमें density of available electronic states जो है वो find out करेंगे और उससे पता चलेगा। तो इसके लिए जो अप्रोच इनने अपनाई है वो ये है कि सबसे पहले आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम P जो है वो उसको हम ऑपरेटर नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच बार डेल्टा। ठीक, तो यहाँ से अगर आप इसको एक फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, साई फंक्शन ऑफ आर है उस पर ऑपरेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि माइनस आयोटा एच बार डेल्टा को आप साई पे ऑपरेट करें तो आपके पास आ जाएगा एच बार के टाइम्स साई ऑफ, तो साई जो है वापस आ जाता है, तो दिस मीन्स दैट साई इज ए आइगन फंक्शन ऑफ विच ऑपरेटर ऑफ पी लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, दिस इज आइगन फंक्शन और उसकी आइगन वैल्यू क्या है एच बार के। ठीक, और यहाँ से अगर आप देखें तो P इज इक्वल टू एच बार के से अगर आप V की वैल्यू निकालें यानी मोमेंटम की वेलोसिटी की, तो वो एच बार के बाय एम आ जाएगी। सो अब हमारे पास जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर से k जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब k जो है उसके लिए हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था 3D मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का 3D मॉडल। उसमें आपको आपने देखा कि जो k है बेसिकली वो एक काइंड ऑफ क्वांटम नंबर के तौर पे हमारे पास अपेयर हो रहा है और उसकी जो 3 एक्सिस में 3 वैल्यू हैं kx, ky और kz, और उन्हीं 3 वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारी जो एनर्जीज हैं वो क्या होंगी। तो यानी एनर्जी जो है वो उनकी हमने देखा कि यहाँ पे करके कि वो जो है वो k पे डिपेंड कर रही हैं। तो क्योंकि बाकी सारी चीज़ जो है एच पार स्क्वायर ओवर 2m तो एक कांस्टेंट है, तो एनर्जीज जो हैं वो ई के इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के जी स्क्वायर। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो ये एक्स वेरिएबल एक्स है, ये वाई है, ये जी है, तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। अगर आप इसको देखें इस इक्वेशन को, तो ये एक स्फीयर की इक्वेशन होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको के स्पेस में देखें, तो के स्पेस में अगर आप के एक्स के वाई के जी को देखें, तो ये के एक्स के वाई और के जी, और फिर एक और बात ये कि जो के है उसकी हमारे पास इंटेग्रल मल्टीपल वैल्यूज ही सो के की वैल्यू जो है वो एन पर डिपेंड कर रही है, हमने ऊपर देखा। सो एन की वैल्यू 1 2 3 के लिए के की वैल्यू जो है वो भी एक इंटीजर होंगी। तो के जो है वो उसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए, और डिफरेंट वैल्यूज कैसे कि आपके पास जो कि एनर्जी जो है वो एनर्जी का फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट जो है वो के की हो सकता है मतलब लेट्स से के एक्स जो है उसकी वैल्यू 1 हो, के वाई की 2 हो, के जेड की 3 हो, तो 1 2 3 वाली एक वैल्यू हो सकती है। इस तरह और भी कई कम्बिनेशन हो सकते हैं के की वैल्यूज़ के जो मिलकर एनर्जी बनाएंगे और सेम एनर्जी दे सकते हैं वो आपको। ठीक है, सो इस तरह यानी हमारे पास के की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो होंगी। सो फॉर एग्जांपल के एक्स के वाई के जी में अगर बिल्कुल एक यहाँ पे करके, यहाँ बिल्कुल दरमियान में करके और ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर जो है वो अगर आप एक पॉइंट को कंसिडर करें, तो उसके लिए के एक्स के वाई के जेड जो है वो 1 हो सकता है, तीनों की वैल्यू 1 1 1 हो सकती है। सो अगर एनर्जीज को हम देखें के स्पेस में, या आप मतलब के स्पेस में ही चलिए देख लेते हैं, जो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो के एक्स के वाई के जी है
इनका के एक्स स्क्वायर के वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर चूँकि इक्वल्स टू एनर्जी है, तो यहाँ पे एनर्जी बेसिकली कांस्टेंट के तौर पे एक्ट कर रही है ई के जो है। सो वो कांस्टेंट जो है वो एक यहाँ पर एक पॉइंट के तौर पर प्रेजेंट होगा कि ये एक एनर्जी का पॉइंट है और ये एक एनर्जी का पॉइंट है। तो जितने भी के सारे कम्बिनेशन होंगे जिससे जो हमारे पास एज क्वांटम नंबर अपीयर हुआ है, वो सारे कम्बिनेशन मिलके जो पॉइंट बनाएंगे, वो पॉइंट जो है वो हमारी वो पॉइंट अलाउड होगा, या वो पॉइंट जो है वो एनर्जी लेवल या वो एनर्जी उसकी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। बात समझ आ रही है? सो एनर्जी लेवल्स हमारे जो है वो के पे डिपेंड कर रहे हैं, और के जो है उसके तीन बेसिकली ट्रिपलेट काइंड ऑफ आपके पास पॉइंट्स होंगे तीनों के, और उनकी जो अलाउड वैल्यूज़ हैं उनके अंदर रहते हुए आपके की कोई भी वैल्यू चेंज करके एक और एनर्जी वैल्यू जो है उसके ऊपर जा सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ चूँकि कंटिन्यूस नहीं है, यानी इनमें पॉइंट्स वाले नंबर नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इंटीजर वाले नंबर्स हैं, तो के एक्स के वाई के जी के सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो वो सारे के सारे पॉइंट्स मिलकर हमारे पास इस तरह का एक मतलब आपके पास एक के स्पेस में आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब ये पॉइंट्स के ऊपर स्फीयर क्यों बनाया हुआ है हमने? क्योंकि हमने कहा कि जो एनर्जी है वो ई जो है वो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर आप फॉर अ गिवन आप कोई गिवन के एफ ले लेते हैं, तो उस के एफ के लिए अगर कांस्टेंट एनर्जी को देखें तो वो एक एक स्फीयर का एक रेडियस होगी, ठीक है? वो सेंटर से लेके यहाँ तक एक स्फीयर का रेडियस जो है वो आपका वो एनर्जी होगी। ऐसे जैसे अगर आप सर्कल को देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर जो है वो सर्कल का रेडियस होता है। तो इसी तरह आप कांस्टेंट एनर्जी को अगर आप देखें, एनर्जी की एक सिंगल वैल्यू को देखें, तो आपके पास एक स्फीयर आएगा। उस स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो है आपका अवेलेबल स्पेस होगी, या वो आपके पास वो क्वांटम स्टेट होंगी जो उस एनर्जी के अंदर आ रही हैं। आप ई टू ई प्लस डी ई के लिए देखना चाहते हैं, तो आप ई से थोड़ा सा और ई प्लस डी ई तक जाएं तो एक और स्फीयर बन जाएगा, ठीक है? और इन दोनों के दरमियान जो भी पॉइंट्स आएंगे ये वो सारी अवेलेबल क्वांटम स्टेट्स होंगी, और आप इस तरह पर यूनिट एनर्जी रेंज जो है वो क्वांटम स्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ई जो है वो जो कि कांस्टेंट नंबर है, यानी तीनों एक्सिस को अगर आप उनका एक कांस्टेंट मतलब के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट लें, तो वो जो कांस्टेंट है वो एक स्फीयर का रेडियस जो है उसको डिफाइन कर रहा होगा, स्फीयर की सरफेस को डिफाइन कर रहा होगा। ये सरफेस जो है ये फर्मी सरफेस भी कहलाती है, ठीक है? और सेंटर से लेकर, और मतलब जाहिर है कि ये सरफेस जो है इसके ऊपर जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी है, क्योंकि इस सरफेस तक हम आ रहे हैं। और तो मतलब हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये हमारी लास्ट फील्ड लेवल है, यानी जो हमारा सरफेस है यहाँ तक के सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो हैं वो यहाँ तक सारी फील्ड है। तो ई एफ इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर, जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, डिवाइड बाई 2m इंटू के एफ स्क्वायर। तो के एफ जो है वो हमने देखा कि एक वेक्टर है, तो के एफ स्क्वायर जो है वेक्टर नहीं है, के एफ वेक्टर है। सो के एफ जो है बेसिकली एक जीरो से लेके यहाँ तक एक मतलब बाहर की तरफ पॉइंट करता हुआ एक वेक्टर होगा के एफ, इस तरह। सो ये हमारा फर्मी स्फीयर है, इसका टॉप मोस्ट फील्ड लेवल जो है उसको अगर आप देखें तो वो फर्मी एनर्जी है हमारी, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर रिजाइड कर रहे हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है। और अगेन ये जीरो के हालात हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर ऐसा है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, यानी कुछ डॉट जो हैं वो फर्मी स्फीयर के बाहर भी आपको नजर आएंगे, और फिलहाल हम जीरो की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे डॉट्स जो हैं वो अंदर हैं। अगेन डॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये के की अलाउड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चूंकि के की अलाउड वैल्यूज़ जो हैं वो मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं है। कॉन्टीन्यूस से मेरा मतलब ये है कि वो पॉइंट्स में नहीं है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ अलाउड हैं। तो फिर अगर हमने इस बेसिकली जो हमारी अलाउड स्टेट्स हैं वो सारी इस स्फीयर के अंदर है ना, तो फिर स्फीयर का वॉल्यूम मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अलाउड स्टेट्स जो हैं वो इस स्फीयर के अंदर पॉइंट्स की सूरत में हैं। लेकिन अब वो स्टेट्स जो हैं वो पॉइंट्स की सूरत में तो हैं, लेकिन वो पॉइंट्स हर एक जगह पर तो नहीं लगे हुए। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट 1.5 की जगह पर नहीं लगा होगा, ठीक है?
तो वो आपको वॉल्यूम माइनस करना है, या वो वॉल्यूम जो है उसके साथ उससे डिवाइड, टोटल वॉल्यूम को आपने बेसिकली जो हमारी स्टेट्स का वॉल्यूम है उससे डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आ सकें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ पॉइंट्स वाले, जहाँ जहाँ पॉइंट्स है वो वाला वॉल्यूम जो स्फीयर का है उस वो होंगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब में आपने के एफ का क्यूब पुट कर दिया, तो ये हमारा टोटल स्फीयर का वॉल्यूम है। इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 पाई एल से। 2 पाई एल जो थी वो के की वैल्यू थी ना, आपने ऊपर 3D मॉडल में देखा, अगर आपको याद हो देख लें वापस जाकर। ये 2 पाई/एल एक फंडामेंटल वैल्यू n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 पाई/एल की एक्स की वैल्यू थी, y की भी और z की भी हमने देखा था कि सेम वैल्यू निकल सकती है, तो उसका क्यूब ले लें आप। तो ये हमारे पास k की वैल्यूज, अलाउड वैल्यूज जो हैं उनका जो भी हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है वो ये बनेगा क्यूब लेकर, और फिर ये हमारा स्फीयर का वॉल्यूम है, इसको डिवाइड करके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आएंगी। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है गिवन एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो फिर हमारे पास जो एक वैल्यू है k की, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो हैं वो हो सकती हैं। फॉर गिवन k वैल्यू कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, वन विद स्पिन अप एंड अदर विद स्पिन हाफ। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसको एल क्यूब को ऊपर ले जाइए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कुछ चीज़ें कट जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा this which is equal to n, or n is not only the number of allowed states but it's also equals to the number of electrons, क्योंकि जितनी number of allowed states हैं हर एक state में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उतने ही आपके पास number of electrons हैं। So n is also the number of electrons which is equal to v over 2 pi square kf cube। So यहाँ से के एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो के एफ आपके पास ये आ जाएगा। तो ये अब आपको बता रहा है कि के एफ जो है हमारा जो एक बेसिकली इंटीजर है, वेव वेक्टर है, और तो ये बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो मतलब ये कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिकली ये 1/3 पावर है, लीनियरली डिपेंड नहीं कर रहा। सो एंड ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास देखें कि के एफ की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, which is very मतलब क्लियर के चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स बढ़ जाएगी, तो के एफ वेक्टर जो है वो भी बड़ा हो जाएगा, फर्मी स्फीयर भी बड़ा हो जाएगा। और वॉल्यूम के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम भी किस चीज़ का है, अब देखो ये एल क्यूब है, हमारी जो यानी जो भी हमारा सॉलिड है, ये एल जो था वो सॉलिड की डायमेंशन थी ना, तो जो भी सॉलिड का वॉल्यूम है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका क्या मतलब है कि जितना बड़ा आपके पास जो है वो डायमेंशंस, जितनी आपके मटेरियल की बड़ी होंगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो करीब करीब पाए जाएंगे, और इट विल बिहेव मोर लाइक अ कंटिन्यूअस देन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और फिर आप यहाँ पर जो ई एफ था इसमें इस के एफ की वैल्यू पुट कर दें, तो के एफ की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है, तो ये 2/3 पार हो जाएगी, सो ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगेन एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। और वेलोसिटी जो कि एच के एफ बाई एम थी, वहाँ पे भी के एफ की वैल्यू पुट करके आप वेलोसिटी का, ये फर्मी वेलोसिटी है हमारे पास। वेलोसिटी को भी इस तरह हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी v की फॉर्म में भी, इसी तरह n x n y n z की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है उसको फिर फाइंड करने के लिए आप डी ई और डी ऑफ ई इंटू डी ई फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से ई एफ तक, और ये जो हमारा है जहाँ से हमने डी ई फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
वो सारी क्वांटम स्टेट्स हैं, यानी ये जो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट बता रहा है, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो ये वो सारी क्वांटम स्टेट्स हैं जो 0 से लेके EF तक हैं हमारे पास, ठीक है। सो यानी अगर आपको 0 से लेके EF तक टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मालूम करनी है या नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी रेंज फाइंड करनी है, DE फाइंड करना है, तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके EF तक, क्योंकि हम 0K पे बात कर रहे हैं कि 0K पर जो फील्ड लेवल्स हैं वो सिर्फ EF से नीचे वाले लेवल्स हैं, EF तक लेवल्स फील्ड हैं, उससे ऊपर वाले लेवल्स एम्प्टी हैं। तो वो सारी जो स्टेट्स होंगी वो ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इसका मतलब है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ऊपर हमने फार्मूला निकाला है ये वाला, इसको यूज़ करना है। सो 0 to EF D of E DE इज इक्वल टू दिस वैल्यू ओवर हेयर। और अब अगर आपको यहाँ से ये इंटीग्रल ख़त्म करना है तो आपको दूसरी तरफ है वो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो आपके डेरिवेटिव जो है वो किसके लिहाज से है, E के लिहाज से। तो E की वैल्यू जो है वो 3/2 बाहर आ जाता है और E की वैल्यू 1/2 रह जाती है। और फिर आप इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, वो जो 3/2 है वो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर किसी तरह वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी पार जो है वो यहाँ पर इस 3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा D of E। अब ये D of E है, इसका ये E के साथ किस तरह चेंज हो रहा है, E की 1/2 पार के पर मतलब बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है। सो E की 1/2 पार के साथ चेंज हो रहा है, तो ये बेसिकली एक पैराबोलिक फंक्शन होगा। और आप ये भी देखें कि DE जो है वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये है कि ग्रेटर द वॉल्यूम ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दैट यू हैव टू ऑक्यूपाई। तो DE यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो क्रिस्टल की वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ से अगर आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट एट फर्मी सरफेस निकालनी है तो फर्मी सरफेस पर चूँकि एनर्जी जो है वो EF के बराबर होती है, सो आपके पास जहाँ जहाँ E है वहाँ पर EF पुट कर दें आप, तो यह रहेगा। और ये कि वो कह रहा है ये वाला जो रिज़ल्ट है वो आप सिंपल लॉग लेकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो n वाली ऊपर इक्वेशन थी उसको आपने उसका नेचुरल लॉग लिया है, और EF की पावर 3/2 थी उसका नेचुरल लॉग ले लिया, और प्लस बाकी सारी जो चीज़ थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी तो उसको ऐड करके कांस्टेंट कर दिया नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके, फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो यहाँ से आप देखो इसका भी डेरिवेटिव ले लिया, इसका भी। तो ये DN/DEF यानी इसको उठा के यहाँ पे लेके आए तो ये इक्वल है 3/2 टाइम्स N/EF। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 जो है वो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग है। So within a factor of the order of unity, the number of electronic states or orbitals per unit energy range at the Fermi energy is equal to the total number of conduction electrons divided by the Fermi energy. So dN by dEF जो है वो आपके पास density of states है, which is equal to or of the order of unity और जो है वो मतलब यहाँ पे बेसिकली यूनिटी 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स जो है वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय EF आ रहा है। तो ये भी आपको एक सेम फंक्शन देगा जो ये दे रहा है। तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि ग्रेटर देन टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन 0K पर क्या होगी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो वो जो है उसको आप N ऑफ E से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए फिर आप DE को ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो F ऑफ E है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था उसके साथ, एट विच टेम्परेचर जो आप जिस टेम्परेचर पे आप फाइंड करना चाह रहे हैं उस टेम्परेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लेंगे और उसको D ऑफ E से मल्टीप्लाई करेंगे एट 0K, तो आपके पास आ जाएगा N ऑफ E यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0K। और
ये हमें ऑफ कोर्स पता है कि ये फर्मी फंक्शन है और सो ये आपके पास जो है वो एन ऑफ ई डी ई इज इक्वल टू, सो बेसिकली इसको एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी ई के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फर्मी एनर्जी है और जैसे हमने वन की डायमेंशनल केस में निकाली थी, यहाँ पे हमने थ्री डायमेंशनल केस के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाली है और अब थ्री डायमेंशनल केस के लिए फर्मी एनर्जी की का एक्सप्रेशन है और एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो ये आप कोशिश कीजिएगा एज अ होमवर्क ले लें, अगर आपको इसमें कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो इसको आप सॉल्व करें और ये समझें कि एन ऑफ ई को 0 से इन्फिनिटी तक क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफिक हीट जो है वो देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको जो मैंने होमवर्क दिया वो आप कर लीजिएगा और कोई भी मसला हो तो अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।